गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th सैटरडे को मैं आपको 8 प्रश्न एक्स्ट्रा बताई थी। फिर आज मैं रिवीजन के लिए क्लास टेस्ट ही समझो इसको, लेकिन मैं जो बता दे रही हूँ उसको आप कॉपी पर लिखते जाएंगे। आज हम गद्य से भी 4 प्रश्न और पद्य से भी 4 प्रश्न यानी 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको देंगे। पहला क्वेश्चन है कि लाल बिहारी और आनंदी में, क्वेश्चन है लाल बिहारी और आनंदी में से आपको किसका पक्ष मजबूत लगता और क्यों? लाल बिहारी और आनंदी में से किसका पक्ष आपको मजबूत लगता और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, कि मुझे लाल बिहारी से अधिक आनंदी का पक्ष मजबूत लगता है। यानी किसका, आनंदी और लाल बिहारी में दोनों में किसका पक्ष मजबूत लगता है? तो मुझे लाल बिहारी और आनंदी दोनों के बीच में आनंदी का पक्ष मजबूत लगता है, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। धनी परिवार से संबंध होने के कारण उसे फिजूल खर्च करने की आदत थी। दूसरी ओर जो लाल बिहारी ने जैसा व्यवहार किया था, किसी को भी बुरा लग सकता था। एक बार और सुन लो कि आनंदी और लाल बिहारी दोनों के बीच में आपको किसका पक्ष मजबूत लगता था? इसका आंसर हो जाएगा कि मुझे लगता है कि लाल बिहारी और आनंदी के बीच में आनंदी का पक्ष मजबूत लगता है, क्योंकि आनंदी धनी परिवार से संबंध रखने वाली थी, जिसके कारण उसे फिजूल खर्च करने की आदत थी, और लाल बिहारी ने जैसा व्यवहार आनंदी के साथ किया था वह किसी को भी बुरा लगता। ठीक है, इतना ही इसका आंसर होगा। अब है आपका दूसरा प्रश्न। एक्स्ट्रा जो दूसरा प्रश्न है वह है कि पंचायत में भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून क्या बनाया गया था? पंचायत में भेड़ों के लिए पहला कानून क्या बनाया गया था? पंचायत में भेड़ों के लिए पहला कानून बनाया गया था कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़िए को भेड़ का एक मुलायम बच्चा और दोपहर में भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को आधी भेड़ दी जाए। देखिए, जैसे ही ये क्या होता है कि जैसे ही चुनाव हो जाता है, जब तक चुनाव नहीं हुआ रहता है तब तक नेता क्या करते हैं कि वह बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, और जैसे ही चुनाव हो जाता है, पद मिल जाता है, तो सारे चीज़ भूल जाते हैं। इसके माध्यम से लेखक ने यही सिद्ध किया है। भेड़ और भेड़िए के माध्यम से लेखक ने यही दिखाया है कि जैसे एक नेता जो होता है वह चुनाव के समय बहुत सारे प्रलोभन देता है, बहुत सारे वायदे करता है, और जैसे ही वह उस पद को प्राप्त कर लेता है तो फिर वह सारा चीज़ भूल जाता है। ठीक वैसे ही लेखक ने इस कहानी में दिखाया कि भेड़े क्या है, कि भेड़े जो है वह जनता की प्रतीक है और भेड़िया नेता के प्रतीक है। तो जब भेड़िया जीत गया तो पहला कानून क्या बनाया कि सुबह में नाश्ते के समय भेड़िए के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा, दोपहर में भेड़ का एक पूरी भेड़ और शाम के समय आधी भेड़ उसके लिए व्यवस्था की जाए। अब है तीसरा प्रश्न कि अब ग्राहकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसके पहले सैटरडे को मैं बताई थी कि दुकानदार जो है वह ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन अब है कि अब ग्राहकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज के समय में ग्राहकों की कद्र नहीं होती है।
आज के समय में ग्राहकों की कद्र नहीं रह गई है। अब उसे अपना काम करवाने के लिए दुकानदारों को खुशामद करनी पड़ती है, दुकानदारों की खुशामद करनी पड़ती है। इतने पर भी समय पर काम पूरा नहीं होता है। उसे अपना काम करवाने के लिए दुकानदारों की सेवा प्रदान करने वालों के पास कई बार जाना पड़ता है। यानी सब कुछ उल्टा हो गया। पहले दुकानदार जो था वह ग्राहक की खुशामद करता था। अब क्या है कि अब आज के समय में ग्राहकों की कोई कद्र नहीं रह गई है। अब उसे अपना काम करवाने के लिए दुकानदारों की सेवा करनी पड़ती है। इतने पर भी समय पर काम पूरा नहीं होता है। उसे अपना काम करवाने के लिए दुकानदारों की खुशामद करनी पड़ती है। अब है लास्ट लेसन का ये क्वेश्चन है कि चित्रा की सहेली अरुणा, चित्रा की सहेली अरुणा के जीवन का क्या उद्देश्य था? चित्रा की सहेली अरुणा के जीवन का क्या उद्देश्य था? अब देखो, चित्रा की सहेली जो अरुणा थी उसके जीवन का उद्देश्य किसी संकट में पड़े हुए लोगों की मदद करना था, सहायता करना तथा यथासंभव उनकी स्थिति में बदलाव लाना था। यानी यथासंभव उनकी स्थिति में बदलाव लाना था। इतने पर भी यदि इसके बाद भी देखो, उसे चित्रा की तरह अपने नाम एवं शोहरत से कोई लेना देना नहीं था। दूसरे शब्दों में निस्वार्थ समाज सेवा उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। सो देखो, क्वेश्चन है चित्रा की सहेली अरुणा के जीवन का क्या उद्देश्य था? सो चित्रा की सहेली अरुणा के जीवन का यह उद्देश्य था कि मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना, असहाय लोगों की सहायता करना, उसे यथासंभव उसकी स्थिति में बदलाव लाना था। और अरुणा चित्रा का जो काम था, चित्रा का उद्देश्य था अपना शोहरत कमाना, धन अर्जन करना। लेकिन अरुणा को चित्रा के जैसे अपना शोहरत कमाना, धन अर्जन करना उसका उद्देश्य नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो अरुणा का उद्देश्य निस्वार्थ समाज सेवा करना था। अब है आपका ये 4 प्रश्न हो गया गद्य से। अब हम आपको फिर पद्य से भी 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे। इसको आप, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप नोट करते जाएंगे। काव्य में सूर्य के पद से ये पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? कि बाल रूप में हरि क्या क्या कर रहे हैं? बाल रूप में हरि यानी श्री कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं? तो देखो, बाल रूप में हरि घुटने के बल चल रहा है। जैसे छोटे बच्चे घुटने के बल चलते हैं, वैसे ही बाल रूप में हरि घुटने के बल चल रहे हैं। भौहें टेढ़ी करके बार बार जम्हाई ले रहे हैं। उनका शरीर धूल से भरा हुआ है, सना हुआ है। कभी वे तोतली भाषा में बोलते हैं, कभी तात कहते हैं। यानी कभी तोतली भाषा में कुछ कुछ कहते हैं, उसी में कभी वह तात कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो कि बाल रूप में हरि क्या क्या करते हैं। तो बाल रूप में हरि घुटने के बल चलते हैं, भवें टेढ़ी कर लेते हैं, बार बार जम्हाई लेते हैं, धूल से उनका शरीर पूरा सना हुआ है। कभी वे तोतली बोली में बोलते हैं तो कभी तात शब्द कह करके पुकारते हैं। ठीक है। अब दूसरा शब्द है विनय के पद से। ये सूर्य के पद से था, दूसरा क्या है? विनय के पद से। क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास जी की भाषा कैसी है? उनके ग्रंथों में किनका समन्वय देखने को मिलता है? तुलसीदास जी की भाषा कैसी है और उनके ग्रंथों में कैसी भाषा देखने को, तुलसीदास जी की भाषा कैसी है और उनके ग्रंथों में किसका समन्वय देखने को मिलता है? सो इसका आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों है। केवल अवधि नहीं है, तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधि दोनों है। इनके ग्रंथों में किसका समन्वय मिलता है?
तो इनके ग्रंथों में भारतीय संस्कृति किसका समन्वय मिलता है? तो तुलसीदास जी की भाषा में, ग्रंथों में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इनकी ग्रंथों में किसका समन्वय देखने को मिलता है? तो इनके ग्रंथों में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। सो दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा कि तुलसीदास जी की भाषा क्या है, उनके ग्रंथों में किसका समन्वय देखने को मिलता है। तो तुलसीदास जी की भाषा ब्रज तथा अवधी दोनों है। इनके ग्रंथों में भारतीय संस्कृति, धर्म तथा भक्ति का, धर्म दर्शन तथा ये भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अब है आपका तीसरा प्रश्न कि मंजिल पा लेने का क्या अर्थ है? कवि यहाँ वहाँ खड़ा क्यों नहीं रहना चाहता? चलना हमारा काम है। कविता के आधार पर बताइए। लास्ट लेसन है आपका, चलना हमारा काम है। अब इसमें देखो, इसमें प्रश्न क्या है एक्स्ट्रा कि मंजिल पा लेने का अर्थ क्या है? मंजिल मीन्स लक्ष्य, पा लेने का अर्थ क्या है? कवि यहाँ वहाँ क्यों खड़ा नहीं रहना चाहता? चलना हमारा काम है के आधार पर आप बताएंगे। सो देखो, मंजिल पा लेने का अर्थ क्या है? जिस उद्देश्य से किसी कार्य का आरंभ किया गया था उसे प्राप्त कर लेना। मंजिल पा लेने का अर्थ क्या है? तो जिस उद्देश्य से कार्य प्रारंभ किया गया था, जिस उद्देश्य से कार्य का आरंभ किया गया था उसे प्राप्त कर लेना। मंजिल पा लेने का अर्थ क्या है कि जिस उद्देश्य से कार्य आरंभ किया गया था उसे प्राप्त कर लेना क्या है? मंजिल प्राप्त करने का अर्थ है। अब है क्वेश्चन में कि कवि यहाँ वहाँ खड़ा रहना क्यों नहीं चाहता, ये कविता के आधार पर बताना है। तो कवि के पैरों में शक्ति है। कवि के पैरों में क्या है? शक्ति है। उसे कुछ करने की धुन है, लगन है। इसलिए इसके साथ ही सामने का रास्ता, आगे चलने का मार्ग भी काफी बड़ा है। इसलिए कवि कहीं भी यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं भी खड़ा रहना नहीं चाहता है। फिर से एक बार देख लो कि मंजिल पा लेने का अर्थ क्या है। तो मंजिल पा लेने का अर्थ है कि जिस कार्य को हम प्रारंभ किए हैं उस कार्य को प्राप्त कर लेना, यानी जिस उद्देश्य से हम कार्य को प्रारंभ किए हैं उसे प्राप्त कर लेना मंजिल पा लेने का अर्थ है। अब है कि कवि यहाँ वहाँ खड़ा रहना क्यों नहीं चाहता है कविता के आधार पर। तो कवि को कुछ करने की धुन है, कुछ करने की लगन है। उसके साथ ही उसके सामने का रास्ता बहुत बड़ा है। एक तो कि कवि के पैरों में शक्ति है तो वह क्यों खड़ा रहे, उस शक्ति का उपयोग करे। और दूसरा कि कवि को कार्य करने की धुन सवार है, लगन सवार है। और तीसरा कि कवि का जो उद्देश्य प्राप्त करने का मार्ग है वह बहुत लंबा है। इसलिए कवि यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं भी रुकना नहीं चाहता। अब है आपका चौथा प्रश्न। यह किस लेसन से है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो देखो, श्री किसी भी देखो आदर सूचक शब्द होता है। राइटर लेखक कवि का नाम लिखने के पहले श्री शब्द लगाना चाहिए। तो श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के कवि के रूप में विख्यात है।
कवि तो बहुत हैं, लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 यानी 15 सितंबर 1927 इनका जन्म बस्ती जिले के 15 सितंबर 1927 को हुआ था। 1965 में 1965 में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका यानी 1965 में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका दिनमान, कौन सा पत्रिका था? दिनमान के उपसंपादक के पद पर कार्य किया। 1965 में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका दिनमान के उपसंपादक के पद पर कार्य किया। इसके बाद बच्चों की पत्रिका, पराग, बच्चों की पत्रिका कौन सा है? पराग का संपादन कार्य किया। यानी उपपद पर जो इन्होंने जो कार्य किया, उसके बाद इन्होंने बच्चों के लिए पराग नाम की जो पत्रिका है उसका संपादन कार्य किया है। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। प्रचुर मात्रा में मीन्स अधिक मात्रा में। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। काठ की घंटियाँ एक इनकी रचना है। काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इनकी रचनाएं। तो काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव। फिर से एक बार देखो, काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, खूंटियों में टंगे लोग। किस में टंगे लोग? खूंटियों में टंगे लोग आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनके प्रमुख, सक्सेना जी के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन है? तो सक्सेना जी के प्रमुख काव्य संग्रह फिर से एक बार देख लो। काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोग आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। सन 1983 यानी 1983, सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। जन्म कब हुआ था? तो सन 15 सितंबर 1927 को जन्म हुआ था। 1965 में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका का कार्य किया और 1983 में इनका आकस्मिक निधन हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? काठ की घंटियाँ, बाँस के पुल,